तो हमें जब पता होता है तो हम डिजास्टर का मैनेजमेंट के लिए पहले तैयार रहते हैं, लेकिन ये डिजास्टर जो था अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए आप तैयार नहीं थे। एंड व्हेन वी आर नॉट रेडी फॉर अ डिजास्टर देन प्रॉब्लम बड़ी होती है। तो मेरिट जो है वो ज्यादा नहीं होगा, मेरिट कम ही होने वाला है, ज्यादा नहीं रहेगा। जो पेपर था वो आई थिंक 2 मार्क्स पर क्वेश्चन थे, सो 300 नंबर का पेपर था, तो 50% तो चाहिए ही है मिनिमम, वो तो रिक्वायरमेंट होता है। सो 150 तो आपको रिक्वायर्ड है ही मिनिमम, और उससे थोड़ा ऊपर 160 170 तक आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है अगर आप वहां तक पहुंच रहे हैं तो। बाकी देखते हैं, रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। कब तो एग्जैक्ट डेट आई डोंट नो, बट जल्दी आ जाएगा, विद इन 7 to 10 डेज आपके पास आंसर की आ जाएगा और आप देख सकते हैं पूरा अपना रिजल्ट ऑफिशियल आंसर की के साथ। सो स्टार्ट करें। यूपीएससी ने पेपर कराया तो इसका ऑफिशियल आंसर की रिलीज करेगा यूपीएससी अपनी ओर से। इसकी आंसर की होती है, जैसे हमने कल आंसर की थी वो सेम वैसा ही आंसर की यूपीएससी अपना रिलीज करेगा, आप उससे मैच करके एग्जैक्ट देख सकते हैं कि आपके कितने मार्किंग हो रहा है। सो स्टार्ट करें। ब्लड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ब्लड आपको पढ़ के आना है कल टेस्ट के लिए, उसके साथ साथ में न्यूट्रिशन पढ़ के आना है। लास्ट पेपर में न्यूट्रिशन नहीं था, लेकिन इस बार न्यूट्रिशन ही होगा, स्टार्टिंग से लेके अब तक जो पढ़ा है न्यूट्रिशन में। उसके साथ में कम्युनिटी के जो टॉपिक पढ़ा है इस 3 क्लास में लास्ट वीक में, वो सारे आपको पढ़ के आना है। यस, और नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज मैंने आपको नहीं दिए थे अभी तक पेपर के अंदर, दिए थे? स्टार्टिंग में 2 क्लास हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आज 3rd क्लास है और उसके क्वेश्चंस नहीं दिए थे, तो वैसे आई थिंक 100 एमसीक्यूज हो जाने चाहिए इन 3 में से, रिक्वायर्ड नहीं होगा, बट अगर रिक्वायर्ड होता है तो 1-2 क्वेश्चन इसके में इंट्रोडक्शन जो है वही, बाकी कुछ नहीं आएगा। यस, स्टार्ट करें। क्या पढ़ा था लास्ट? सिनेप्स बना लिया था, सिनेप्स स्टार्ट किया था हमने सिनेप्स, तो बात करते हैं सिनेप्स से। As we already discussed in previous class that the nervous system is the most easiest system. Yes, synapse. अभी आपके सामने आने वाले कुछ और एग्जाम, लाइक आई थिंक 16 को यूपीएससी इसका एससीपीजीआई का एग्जाम है, एससीपीजीआई का पेपर है, उसके बाद हमारे पास नॉर्सेट प्री एग्जाम है सितंबर के अंदर। सिनेप्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। इन सिनेप्स 3 पार्ट जो हमने डिस्कस किए थे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकंड पार्ट। हियर वी हैव द न्यूरोट्रांसमीटर्स। कोई है जो आज नर्वस सिस्टम की जो 2 क्लास हुई वो सबने पढ़ी है? कोई है जिसने पहले नहीं पढ़ी 2 क्लासेस नर्वस सिस्टम की हुई है? ओके, बहुत सारे हैं। ओके, क्या करें अब? So we already started the nervous system in previous classes. Introduction जो था classifications of nervous system वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो बेसिक बेसलाइन होता है उसमें एक न्यूरॉन होता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसी के बाद का अगला टॉपिक है। सो सिंपली मैं एक बार जस्ट ब्रीफली आपकी हेल्प के थ्रू मैं एक बार रिवाइज करता हूं एंड आई होप आप मेरा हेल्प करेंगे पूरा। नर्वस सिस्टम, सो यू हैव अ ब्लूप्रिंट इन योर माइंड when we are discussing about the nervous system. One word which always came in your mind, that is it is the most easiest system in our medical surgical nursing. हाँ, ये आना चाहिए। It is divided into 2 type, that is central nervous system and peripheral nervous system. First we discussed about the central nervous system. So this is divided into brain and spinal cord. Brain and spinal cord. स्पाइनल कोड तो पूरा ऑर्गन है, उसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ब्रेन के डिवाइडेशन हमने पार्ट पढ़े थे, याद है? सो दिस इज योर ब्रेन एंड दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की अगर हम बात करें यहाँ पे, ब्रेन के 3 पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। जो सामने है दिस इज द फोर ब्रेन, अंदर की तरफ यहाँ तो बना नहीं पाऊंगा, मैं इधर बना के दिखाता हूँ, लास्ट में हिंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज ए प्रोजेनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन, याद है? फोर ब्रेन इज ए प्रोजेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन एंड प्रोजेनसेफेलॉन। इसके हमने 3 पार्ट, अलग अलग पार्ट देखे थे, 3 नहीं 2 पार्ट। द डाइनसेफेलॉन एंड फर्स्ट पार्ट डाइनसेफेलॉन, diencephalon which is present in the center part of the brain and telencephalon which is present on peripheral part of brain. diencephalon organs की बात करें, organ associated with diencephalon, thalamus, hypothalamus and epithalamus, and telencephalon, cerebral cortex, basal ganglia and limbic system. This is in the first part of the brain. Midbrain, tectum midbrain होता है and mesencephalon. hindbrain के 2 part, metencephalon and myelencephalon. metencephalon from the pons and cerebellum and myencephalon middle oblongata. Spinal cord already complete. Peripheral nervous system further divided into 2 types, sensory and motor.
When we are discussing about the sensory, it is afferent or efferent. It's an afferent and motor is an efferent. Sensory further divided into two types: spatial sense and general sense. Spatial sense, which can be felt by single body part like vision, hearing, taste. So these are the nose के through आपका smell. These all are the spatial sense. General sense are those sense which can be felt by multiple part of the body, and these are divided into two types: the somatic and visceral. Visceral. Somatic, which is the peripheral part, skin के through जो आपको touch, pain, temperature feel हो रहा है, that is the somatic sense. And visceral means internal organ के through जो होता है, that is visceral sense. Motor is again further divided into two types. First one is that is somatic and autonomic. Somatic and autonomic. Somatic is the voluntary. Voluntary के अंदर दो टाइप है और एक टाइप skeletal muscle only. Skeletal, इसमें आपके दो टाइप. ऑटोनोमिक इनवॉलंटरी, इसमें आपकी स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, एंड ये फर्दर किसमें आते हैं, दो पार्ट में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सो ये एक बेसिक ब्लूप्रिंट था, द क्लासिफिकेशंस ऑफ नर्वस सिस्टम व्हिच वी ऑलरेडी कंप्लीटेड. जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो एक बार ये ब्लूप्रिंट जो है किसी की भी नोटबुक लेके बाद में अपने नोटबुक में बनाएंगे. इसके बाद हमने न्यूरॉन पढ़ा था, स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन. सो न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा. पढ़ा न्यूरॉन? तो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. दिस इज द न्यूरॉन. So these are the dendrites, this is the cell body, these are the myelin sheath, and this is an axon. At the end of this neuron, these are the telodendrites, and at the end of telodendrites we have the synaptic buttons. So this is the structure of neuron. Information is always travel in this direction only, from the dendrites to cell body, and then cell body to axon, and then leave through these telodendrites. So हमने जो अभी स्ट्रक्चर पढ़ाया, अभी बनाया मैंने यहाँ पे, जो हम बात कर रहे थे सिनेप्स की, ये जो सिनेप्स बनाया, दिस इज द पार्ट ऑफ टेलोडेंड्राइट्स. जो न्यूरॉन बनाया मैंने अभी, उसका एंड पार्ट टेलोडेंड्राइट्स, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ स्टार्टिंग पार्ट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, दैट इज डेंड्राइट्स. So this is the dendritic part, and this is the telodendrites or terminal part of the axon. So this is known as presynaptic neuron, presynaptic neuron, and this is known as postsynaptic neuron. And in between these two neurons there is a space, and this space is known as synaptic cleft. Synaptic cleft. So there is a space in between two neuron, junction between two neuron, there is a space, which space is known as synaptic cleft, and these neurons are attached with each other by these fibers. So now this whole structure, this presynaptic neuron, this synaptic cleft, and postsynaptic neuron, these three structure combinedly known as synapse. इसी को हम क्या बोलते हैं? Synapse. So simply definition of synapse is, the synapse is a junction between two neuron, that is known as synapse. याद रहेगा? In the end of presynaptic neuron we have the terminal buttons or synaptic button which contain neurotransmitter, and in the starting part of the next neuron there are dendritic part which having a receptor for that neuron. So receptor किसमें होता है? Postsynaptic neuron में, and terminal buttons किसमें होंगे? Presynaptic neuron में. So start करें. Synapse. This is the synapse. Synapse is a junction between the two neuron. दो neuron के बीच में junction, that is known as synapse. Yes, लिख लिया था? Now next we have the types of synapse. What are the common types of synapse? तो start करें. Types of synapse. Types of synapse. Move करें. So यहाँ तक already हमने discuss कर लिया था. Classifications of synapse or types of synapse. So synapse can be classified in two ways. On the basis of anatomy, anatomical classification, and second one is on the basis of function, the functional classification. There are two ways to classify the synapse. One is anatomical classification, and second one is functional classification. On basis of anatomical, this is divided into three types, and on functional again it is divided into three types. So total is 6. One by one देखेंगे यहाँ पे. So first one is the anatomical classification. Anatomical classification, I will explain you here. Like this is the cell body and this is the axon. I'm just drawing a very bad neuron. Don't draw like आपको ऐसा नहीं बनाना है. It's only for mine. This is the first neuron, and here we have a next neuron, and these are the dendritic fiber of this neuron, and this is cell body. So on the basis of anatomy, the terminal part of the neuron, first neuron, terminal part of the neuron, this is the axon, and starting part of the next neuron is dendrites. Axon is attaching to the dendrites of the next neuron. Axon is attaching to dendrites of next neuron, and that's why this is known as exodendritic synapse. When end of the first neuron is axon,
which attaching to the starting part of next neuron, which is dendrites. That type of synapse is known as exodendritic synapse. Synapse, not neuron, synapse. Yes. In second situation, if this we remove here, and this synapse in which these are the dendrites, but in this situation, axon is attaching to the directly to the cell body, not to the dendrites, attaching to the cell body, and that's why this type of synapse will have different anatomy. And name of this synapse is also different. So this is known as exo, and this is the cell body. Cell body is also known as soma. यार बताया था मैंने. So this is known as exosomatic synapse. This is known as exosomatic synapse. And the next, in the third type of synapse, when a neuron, this is the neuron, these are the dendrites, and this is the axon. When axon is attaching to the axon of the neuron, axon किससे attach हो रहा है? Axon से attach हो रहा है. And one axon of the neuron, it's attaching to the another axon of the next neuron. That type of synapse is known as axonic synapse. So there are three types of synapse on the basis of anatomy. First one is exodendritic synapse, which is the most common type of synapse in our body. जो बॉडी के हर एक पार्ट में आपको मिलता है, जो भी नर्व के अंदर होता है सारा कौन सा है? Exodendritic synapse. Second type of synapse, which is the exosomatic synapse. Like if the type of synapse is exodendritic synapse, then the information will be travel from cell body to the axon, then axon to the dendrites, and then dendrites to the cell body, and then to the next axon to the next neuron. It will take time. But in exosomatic neuron, information directly travel from axon to the cell body. So dendrites के अंदर जो time लग रहा था वो यहाँ पे नहीं लगेगा, and information will travel fastly, quickly. So in some type of neuron which is present in some type of synapse which is present in our brain, when we require a few fast कैलकुलेशन और जो आप क्विक डिसीजन मेकिंग जहां पे न्यूरॉन आपको रिक्वायर्ड होता है वहां पे कौन सा टाइप का सिनेप्स आपको मिलेगा? एक्सोसोमेटिक सिनेप्स. एंड द लास्ट वन इज एक्सोनिक सिनेप्स. इज दिस पॉसिबल? यहां से इंफॉर्मेशन इधर आएगी, अब ये यहां से कहां जाएगी? इधर जाएगी. इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, अगर ऐसा है तो फिर ये गलत है, क्योंकि हमने क्या बोला था इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? फ्रॉम डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी एंड सेल बॉडी टू द एक्सोन. बट ये किधर जा रही है यहाँ पे? फ्रॉम एक्सोन टू द सेल बॉडी एंड टू द डेंड्राइट्स, एंड इट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा इंफॉर्मेशन कभी भी नर्वस सिस्टम में ट्रैवल नहीं करता. देन ऐसे टाइप का सिनेप्स कहां प्रेजेंट होगा? In which part of the body this type of synapse present? हाँ जी, कहाँ पे? Plexus. So this type of neuron mainly present when we are discussing about the peripheral part of the body. Like यहाँ से जो information जा रही है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ मैंने टच किया उसकी नर्व अलग है, यहाँ टच किया उसकी नर्व अलग है. कितनी नर्व होती है ऐसी अलग अलग होती है? हमने पढ़ा होगा, पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ाऊंगा. प्लेक्सिस फॉर्मेशन जो बात कर रहे हैं, जैसे ये स्किन को मैं ड्रॉ करता हूँ, ये स्किन है. अब यहाँ पे क्या होगा? ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे क्या हो जाएंगे? ऐसे एक साथ अटैच हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होगा वो इससे अटैच होकर इन्फॉर्मेशन को आगे लेके जाएगा. सो when there is a plexus formation, जहाँ पे plexus बनते हैं, जैसे स्पाइनल नर्व plexus बनेंगे, तो वहाँ पे इसी तरह का एक्सोन से सब अटैच होकर फिर अगले न्यूरॉन के साथ अटैच हो जाएंगे. सो plexus formation में आपको इस तरह के सिनेप्स देखने को मिलेंगे. क्लियर? यस. So there are three types of synapse in anatomical. First one is axonic synapse. Exoaxonic synapse. Second one is exodendritic synapse, and third one is आप पहले ही लिखेंगे बस exosomatic synapse. SO. Exosomatic synapse. Exoaxonic, exodendritic, and exosomatic synapse. First, exoaxonic synapse. First one is the exoaxonic synapse, in which when one axon of the neuron attaches to the next axon of the neuron. लिखे पहला लिखे. First one is exoaxonic synapse. Axon of one neuron terminate on the axon of another neuron, and this is the this is an example. So this is the neuron, and here the attachment. So ये cell body, then attachment like this. लिख लिया? वो करें? क्लियर हो गया? एक्सोएक्सोनिक सिनेप्स कहां प्रेजेंट रहेंगे? इन केस ऑफ प्लेक्सिस फॉर्मेशन. वो करें? The next second type of synapse is exosomatic
dendritic synapse. Axon of one neuron terminates on the dendrites of another neuron, and this is the second type of synapse. This is the most common synapse in our nervous system. सो कल टेस्ट का जो प्लान है वो सर ने ही बोला है रखने के लिए, मेरी ओर से तो मना था, पर सर ने बोला हम एक बार और देखते हैं इस ट्यूसडे को। सो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और जो नहीं है, सबको क्या करना है, टेस्ट देना है, वो मस्ट है। अगर कल पिछली बार की तरह पेपर बचते हैं तो फिर मोस्टली क्या हो जाएगा, टेस्ट बंद हो जाएगा और आपके लिए बहुत हार्म होगा अगर ऐसा होता है तो। इवन अभी तो ओमार मशीन भी लगभग आई थिंक आ चुकी है, अभी उसका ट्रायल पे चल रहा है और वो भी अच्छा होने वाला है, और उसको आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करें फिर वो क्या काम आएगा ऐसे। तो इसलिए क्या है, कल सभी क्या करेंगे, एज यूजुअल 2:30 PM टेस्ट आपका होगा, 100 MCQs, और ओमार पेपर जो अभी आपने कल दिया वैसा ही होगा। तो आए टेस्ट दें, और बाद में सेम एज यूजुअल आपकी सेकंड क्लास जो है वो रहेगी फ्रॉम सेम 5:30 PM से। यस, क्लियर है, मूव करें। होपफुली यू विल गेट, एवरीवन विल गेट द मोर देन 90 मार्क्स इन योर पेपर। यस, और अलाउगे, वी हैव वन पर्सन हु इज ऑलरेडी गेटिंग मोर देन 90 मार्क्स, नेम इज, हाँ, बाकी लोग भी कोशिश करेंगे, उनको एडवांस में दे दिया पहले से गिफ्ट कि वो 90 से वो लाएंगे, आप भी लाएंगे। नेक्स्ट, द थर्ड टाइप्स ऑफ synapse is axosomatic synapse. Axo means axon and somatic means cell body. So when one neuron terminate on the cell body of the another neuron, cell body of another neuron like this is known as axosomatic synapse. So these are the three classification on the basis of anatomy. Next we have the second classification, which is functional classification. Next, second one is the functional classification. तीनों टाइप क्लियर है फर्स्ट? यस, मूव करें आगे। सो पेपर के अंदर कुछ नई नई टेक्निक्स यूज करते हैं, लाइक इस पेपर के अंदर भी कुछ 8-10 क्वेश्चंस जो थे वो मैच द फॉलोइंग वाले थे, 1 2 3 4 थे। उसके साथ साथ में पेपर को इसको जब देखा तो उसमें ये पता चलता है कि पेपर के अंदर क्या होता है, उससे ज्यादा क्या नहीं होता है, ये ज्यादा पूछा था। एक्सेप्ट, मल्टीपल टाइम उन्होंने क्या पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। इवन एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा उन्होंने कि आप, मुझे नहीं लगता गलत या सही किया आप लोगों ने, टीपीए का क्वेश्चन था जो टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, देखा आपने? उसके अंदर एक्सक्लूडिंग फैक्टर एक्सेप्ट, टीपीए के अंदर व्हेन यू आर गिविंग टीपीए व्हिच वाइज एक्सक्लूडिंग फैक्टर एक्सेप्ट, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टीपीए किसमें देना है, बट उसको इतना पूरा घुमाया ऐसे, टीपीए किसमें नहीं देना है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो जिसको देना है उसको पूछता है, और उसमें एक ही ऑप्शन था, इस्केमिक स्ट्रोक था ऑप्शन उसमें जो राइट आंसर था। तो क्वेश्चन वही होते हैं, बस इधर उधर घुमा घुमा के आपको पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ल्यूकेमिया पढ़ा था, और ल्यूकेमिया से वो क्वेश्चन बच्चों वाला पूछा था सीधा ही, उसने बोला भी था कि एज ग्रुप में मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, तो वो आपसे पूछा था एलएल का सीधा क्वेश्चन था कि कौन सा बच्चों में 6 ईयर चाइल्ड है उसमें कौन सा होगा, तो याद है वो। उसके अलावा उसी दिन मैंने आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कुछ डिस्कशन किया था कि हेमेचूरिया कभी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रेजेंट नहीं होता है, और वहां पे पूछा था क्लासिकल सिम्टम ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, देखा आप लोगों ने? और वहां पे क्लासिकली लिखा था, जो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, ध्यान दिया हो तो, हाइपोएल्बुमिनिया एंड प्रोटीन यूरिया, मैसिव प्रोटीन यूरिया, और कुछ एडिमा एंड सिम्टम्स थे। उसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम उस दिन हमने पढ़ा था, उसका भी क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन वही है जो आप पढ़ते हैं कम्युनिटी के अंदर, जो सामने पढ़ा है बहुत सारे क्वेश्चंस वही थे, तो क्वेश्चन सारे वही आते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से करना होता है और पूरा पेपर करना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके हो सकता है सारे आपने पढ़े ही नहीं 150, फिर लास्ट में क्या पता इजी वाले थे, स्टार्टिंग में टफ थे और आगे इजी वाले थे, आप वहां पहुंचे ही नहीं, लास्ट तक तो गए ही नहीं। यस, चले आगे। नेक्स्ट, second is the functional classification, and in functional classification electrical synapse. So functional में क्या अलग अलग नाम लिखा है इन्होंने, हाँ, ये these are the three functional classification, electrical, chemical and conjoint synapse. So ये functional क्या है उसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखें, पहले समझ जाए आप। यहाँ पे functional means this is the presynaptic neuron and this is the postsynaptic neuron. Functional means how the information is transferring from this presynaptic neuron to the postsynaptic neuron, how the information is transferring from presynaptic neuron to postsynaptic neuron, that is the functional classification. The information will be travel from this neuron to this neuron by 3 way. First one, there are neurotransmitter, पढ़ा था, and this neurotransmitter is a chemical,
So when this information is transferred through this neurotransmitter from presynaptic to the postsynaptic neuron, this type of synapse is known as chemical synapse. When information is transferred from one neuron to another neuron through a chemical or a neurotransmitter is known as chemical synapse. When the information is transferring from pre to post through specific, this is a space between these two neurons is known as synaptic cleft. It's a gap, and in this gap, these are the specific type of window. इनको हम क्या बोलते हैं? Window. Window होती है, इससे हवा अंदर बाहर हो सकती है. As like these are the specific type of window. Through this window, the information will travel and move from one neuron to another neuron with the help of specific type of electrolytes, sodium, potassium, with the help of electrolytes. And that's why this type of neuron is known as synapse is known as electrical synapse. So in chemical synapse, information is traveling through a neurotransmitter or chemical, but in electrical synapse, information is transferring through a gap window through sodium, potassium, or various electrolytes. Yes, none of the differences are clear. And there are few types of synapse which using both pathway. एक में केमिकल से हो रहा है, एक में गेप विंडो से हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों यूज कर रहे हैं. When both are used by a synapse, that is known as conjoint synapse. That is known as conjoint synapse. So कितने टाइप हो गए? 3 types: chemical, electrical, and conjoint synapse. Electrical, first one is electrical synapse, and in this physiological continuity between the presynaptic and postsynaptic neuron is provided by the gap junction. इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल गेप जो है उसको ये है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गेप जंक्शन, या फिर क्या बोलेंगे? गेप विंडो. दोनों एक ही बात है, गेप जंक्शन या गेप विंडो. What is the first type? When the information which is traveling from one neuron to another neuron through the gap junction or the gap window with the help of various electrolytes, that is known as electrical synapse. And when the physiological continuity with the help of neurotransmitter, that is known as chemical synapse. मूव करें, लिख लिया. सो ब्लड के अंदर लास्ट पेपर में हमने कहाँ तक क्वेश्चंस दिए थे? हाँ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तक. उसके बाद एनीमियाज हमने पढ़ाए थे, और क्या, हीमोफीलिया हमने पढ़ा था, और उसके अलावा ल्यूकेमिया हमने पढ़ा था, और थैलेसीमिया, सारा एनीमिया आ गया. हाँ, तो ये आप पढ़ के आएंगे डिजीज सारी. आप एनीमिया पूरा पढ़ लें, उसके साथ में व्हाइट ब्लड सेल में ल्यूकेमिया पढ़ लें, और लिम्फोमा में थोड़ा बहुत एक दो बताए थे पॉइंट, मैंने याद है. और उसके अलावा प्लेटलेट के साथ में जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी के साथ में ब्लीडिंग डिसऑर्डर हमने पढ़ा था, वो आप पढ़ के आए. हम उसको इस पेपर में डिस्कस करेंगे. मूव करें. नेक्स्ट, सेकंड वन इज केमिकल सिनेप्स. क्या होगा यहाँ पे? कंटिन्यूटी किसके थ्रू होगा? विद द हेल्प ऑफ neurotransmitter. Very good. So in this type of synapse, signal are transmitted by chemical transmitter or neurotransmitter. Chemical transmitter या neurotransmitter. And this is the, अभी मैं थोड़ी देर में आपको पढ़ाऊंगा action potential, how this information is traveling from one neuron to another neuron with the help of this neurotransmitter. I will explain you in detail in just few minutes. In this picture or in this synapse, there are two words which mention here. One is the inotropic receptor and second one is a metabotropic receptor. And as you mentioned that I already completed pharmacology in your batch. Old students जो थे उनमें, नए बैच वालों को पढ़ा दिया और फार्माकोलॉजी में आए उनको भी तो पढ़ा दिया फार्मा. तो मींस सबका हो गया है फार्मा. एंड इन फार्माकोलॉजी आई ऑलरेडी कंप्लीटेड अबाउट दिस टू वर्ड, inotropic रिसेप्टर एंड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर. याद है? हाँ बिल्कुल. अभी देखते हैं कौन बताएगा. लिख लिया? ये लिख लिया? सो व्हाट इज inotropic रिसेप्टर? inotropic रिसेप्टर नहीं बताओगे? Again you are hiding your knowledge with me. Now the paper is already completed. I attempted 12 questions only because time is very less और मैं पढ़ ही नहीं पाया. I only able to give answer of 12 MCQs. बाकी का आंसर दे ही नहीं पाया. So I already given answer of 12 MCQ. 12 क्वेश्चंस का आंसर दिया जो मुझे लगता था कि सबसे टफ है, उन्हीं का आंसर दिया, बाकी का नहीं दिया. ये देखने के लिए कि राइट होंगे कि नहीं होंगे. Yes. So what is inotropic receptor and metabotropic receptor? It is very difficult to see it for 2 hours, and specifically on that small stool and in a pain room. And as a student, उनको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ. है वो मैडम आके मेरे से पूछ रही है, हो गया? मैं हाँ हो गया मैडम. मैं आई कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स. मैं वो सो गया टेबल पे, हो गया मैं, हो गया. मैं आप जाने दो तो मैं अभी सोल्व कर दूं यहाँ पार उससे पहले. सो व्हेन आई, कोई था वहाँ पे सेंटर पे? हाँ अभी जो बैठे उनमें से. हाँ
हाँ, सो जब वहाँ मैं गया तो कुछ स्टूडेंट मेरे कुछ वो पता नहीं, मैं तो उनको जानता भी नहीं कौन थे, वो मोटे-मोटे से स्टूडेंट्स थे कुछ। लड़के, लड़के आए 4-5 लड़के मेरे को बोले इधर आओ सर इधर आओ। मैं कहा अभी बताओ क्या हुआ? आप क्यों आए? आपके तो पहले इतने पैसे आते हैं इन्हें, ऐसे ना हो ये और आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई मैं कहा आपकी सीट नहीं ले जाऊँगा मैं, डोंट वरी। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे आया हूँ घूमने। सो हाँ, ये आंसर तो आप ही को बताना है, आई नो टॉपिक। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नो वन इज गिविंग द आंसर, वेरी गुड। सो पहले भी आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं जाता हूँ और एक स्टूडेंट को जाके सीधा क्या लगा देता हूँ? थप्पड़। दैट इज नॉन एज डायरेक्ट थप्पड़। बट कभी-कभी ज्यादा थक जाते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे वहां, तो फिर बोला तू उठ के उसको क्या कर, थप्पड़ लगा दे। दैट इज नॉन एज इनडायरेक्ट थप्पड़। बोला तो मैंने ही है, मेरी ओर से लगाई है उसने, वही उसकी क्या दुश्मनी है? सो दैट इज नॉन एज indirect थप्पड़. So same thing here. One is inotropic and one is metabotropic. Inotropic is a direct acting receptor and metabotropic is a indirect acting receptor. In case of if this is an inotropic receptor, if just example, if this is an inotropic receptor, in this situation, the neurotransmitter directly bind on this receptor and open them. Neurotransmitter directly bind on this receptor and open them and start function जो है वो start कर देगा. This is the direct acting receptor और inotropic receptor. याद हो गया? But in case of like this is an indirect acting receptor or a metabotropic receptor. This is a metabotropic receptor. So when we are discussing about the metabotropic receptor, in this type of receptor, this is a very rigid type of receptor and it is not controlled by this neurotransmitter. This neurotransmitter move toward a specific type of person. This is a specific type of person. It is a very powerful person. This person is a very powerful person, but it is always in a sleepy mode. Like in Ramayana, there is a person, brother of Ravan, Kumbhakaran. He is a very powerful person, but always in a sleepy mode. जब उसको कुछ काम करना तो उठाना पड़ता था उसको. So same thing, this is also a very powerful person, but it is not in active mode. It is always in inactive mode. It required activation for activity. So this neurotransmitter will directly not bind on this receptor. Neurotransmitter directly इस पे bind नहीं होगा क्योंकि इसको डर लग रहा है. इसको पता है ज्यादा पावरफुल है मेरे से, मुझे मार देगा. So this neurotransmitter move toward this person and activate this person. This person will go and start this receptor. So यहाँ पे वो थप्पड़ वाली बात की आपने डायरेक्टली लगाई, डायरेक्ट थप्पड़ किसी और से लगवाई. एक्टिवेट तो किया रिसेप्टर को, बट डायरेक्टली नहीं करके किससे कराया? Indirectly. This person is known as G protein. This is known as G protein. So in metabotropic receptor or indirect receptor, the neurotransmitter firstly bind with the G protein and then that complex stimulate the receptor and start the activity. So this type of receptor is known as metabotropics. Clear differentiation, direct acting and indirect acting. चलो next. So this is already completed. Next third one तो easy है, दोनों ही होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? Conjoint synapse. So the conjoint synapse, this is the conjoint. इसमें एक ये भी है और एक ये, दोनों ही present होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Conjoint. I think no need to draw these two pictures. Just write both synapse जो है chemical and electrical दोनों ही present है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Conjoint synapse. वो करें आगे. Next, neurotransmitter. What is neurotransmitter? What is neurotransmitter? So neurotransmitter is a chemical. It's a type of chemical which is required for the transmission of activity in your brain or in your neuron. न्यूरॉन के अंदर एक्टिविटीज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होंगे आपको? न्यूरोट्रांसमीटर. सो दीज आर द स्पेसिफिक केमिकल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन इटसेल्फ. न्यूरॉन इनको क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ब्रेन में प्रोड्यूस करेंगे. न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी? Neurotransmitter in your blood or in your brain or in your other part of the body. So these neurotransmitters are mainly present in your brain. कहाँ होते हैं ये? ब्रेन में होते हैं. The various type of neuron is responsible. I think अपन ने पहले भी पढ़ा था, types of neuron में मैंने पढ़ाया था.
the cholinergic neuron and adrenergic neuron, which produce acetylcholine, is known as cholinergic neuron, and the neuron which produce adrenaline, that is known as adrenergic neuron. I think कल एक क्वेश्चन भी आया था, child heart rate is below 60 and something ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था. Yes, आया था कुछ. And in resuscitation आपका क्या ड्रग यूज करेंगे? There are two options. One is the atropine sulfate and second one is epinephrine. So I think in the end of pharmacology I told you about this drug. Adrenaline is also known as epinephrine. ADR is the epinephrine only. So उन्होंने confuse करने के लिए adrenaline ना लिख के क्या लिखा? Epinephrine put किया. But you are very intelligent and you are in JINC, you know everything. And you given the right answer of that question. Many of the other students given atropine sulfate, but atropine sulfate is not used in resuscitative procedures. It is used when heart rate is of like an adult person is having heart rate below 50. Then we will give atropine sulfate. But when we are having a cardiac arrest, in that situation we will not give atropine. We will give adrenaline. Heart काम ही नहीं कर रहा तो फिर ADR देना, adrenaline देना है वहाँ पे. Next, neurotransmitter. So these are the chemical transmitter. Chemical transmitter. And यहाँ पे सिर्फ इनका classifications लिखा है मैंने. So पहला लिखा है on the basis of chemical nature. इनके अंदर कौन सा chemical होता है उसके basis पे अगर इनको classified करें तो ये इसके classifications अलग अलग. First, जिनकी chemical structure में क्या present रहेंगे? Amino acid, glycine, GABA, glutamate. What is GABA? It's not your clothing. It's gamma amino butyric acid. That is the GABA. Gamma amino butyric acid, GABA. So gamma amino butyric acid, GABA. The next one is those neurotransmitter which is having amines in their structure. ADR is the adrenaline or epinephrine, noradrenaline or norade or norepinephrine, dopamine and serotonin. So इनमें क्या present रहेगा? Amines. Those having other things जो भी है इनमें, तो इनमें nitric acid and ACH. ACH is the acetylcholine. This is ADR is the adrenaline. Adrenaline is also known as epinephrine or ADR. Epinephrine. Oh. And ADR is the noradrenaline or norepinephrine. So these are three which is based on the chemical nature in your neurotransmitter. Neurotransmitter में chemical कौन सा है उसके basis पे. After this basis, we will start the basic anatomy part, that is the outside structures जो brain की है उनको हम start करेंगे. Meninges सुना है? Very important structure meninges. Then उसके बाद आपके ventricles inside brain में होते हैं. Ventricles और CSF ये सारे पढ़ेंगे. Then we will start the anatomy of organs. cerebrum से हम start करेंगे one by one. Clear? Move करें. Next. अरे on the basis of function, the neurotransmitters are further divided into three types. One is the excitatory neurotransmitter. Second one is a inhibitory neurotransmitter, or few are the both type of neurotransmitter, mixed type of neurotransmitters. Sometimes they are working as a inhibitory or sometimes they are working as a excitatory. So second classification, लिख लिया first. Okay, I should clear this. Now the second one is functional classification. Excitatory neurotransmitter. So first I will clear you these three types so you will have more better concept in your mind. On the basis of function, neurotransmitters are divided into three types. A neurotransmitter will divide into three types. Basically, these are two types. The one is the excitatory neurotransmitter, and second one is inhibitory neurotransmitter. So when we are discussing about the excitatory word is related to excited or excitement. Excited. So when we are discussing about the excitatory neurotransmitter or excited word, it is related to stimulation of the neuron or brain. It is related to stimulation. When excitatory neurotransmitter level is increased in your brain, it will increase the brain activity. Excess amount of excitatory neurotransmitter sometimes lead to seizure because it will increase so high level of brain activity. Excessive stimulation of brain neuron that lead to seizure sometime. So excitatory neurotransmitter का meaning क्या होगा? Stimulation. Brain की activity बहुत ज़्यादा बढ़ जाना. That is known as stimulation or excitement. Inhibitory related to the blockage. Neuron का क्या होना? Block होना और inhibit. It is related to inhibit. So block होना और inhibit करना. It is related to inhibit or blockage. So when this inhibitory neurotransmitter level is increased in your body, in that situation, your brain activity extremely low.
एंड समटाइम पर्सन विल अंडरगो द डिप्रेशन, पर्सन किस चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेसिव एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो पर्सन विल अंडरगो डिप्रेशन। कल आया था क्वेश्चन इसका कि एक पर्सन 2 वीक से ज्यादा टाइम हो गया उसको लो फील, कुछ ऐसा सिम्टम आ रहे हैं, तो उसमें क्या नहीं होगा, एक्सेप्ट पूछा था उसमें। सो उसमें डिप्रेशन होता है और कुछ होता है, 3 होता है, पर कैटाटोनिक जो है वो मेनिया का मेन फीचर्स होता है, और तो वो आपका नहीं होगा यहाँ पे। सो दिस टू आर क्लियर, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। In a normal functioning of the neuron or the brain or our body, these two should be in a balanced level. ये दोनों क्या होने चाहिए, equally balance होना चाहिए. For the normal functioning of the brain, these two neurotransmitters should be in a balanced. They should not be high or low. If one is high, then other one will go up, and that will cause abnormal behavior in the patient body. So दोनों में क्या होना चाहिए, balance होना चाहिए. Inhibitory और excitatory दोनों equal रहना चाहिए. And third type जो हम यहाँ देखते हैं वो देखते हैं कि the few neurons which work as a excitatory as well as inhibitory both. In some conditions they work as excitatory, and in some conditions they work as a inhibitory, and this type of neurotransmitter known as mixed type of neurotransmitter. So there are 3 types. One is inhibitory, excitatory and mixed. So first is excitatory neurotransmitter responsible for the conduction of impulses. Inhibitory neurotransmitter inhibit the conduction of impulses. Excitatory impulse को conduct करेंगे, उससे stimulation होगा, और inhibitory block करेंगे, उससे conduction नहीं होगा. क्लियर है ये? अगर कोई न्यू आया है जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया तो उनको भी टेस्ट देने के लिए कल आना है, सबको आना है, किसी को भी अब्सेंट नहीं होना है. मूव करें. So excitatory and inhibitory, and third one is a mixed. जो एग्जांपल हम लिखेंगे अभी यहाँ पे वन बाय वन लिखिए, मूव करें. नेक्स्ट. So these are the excitatory neurotransmitter, and these are the example like acetylcholine, nitric oxide, histamine, glutamate. The major excitatory neurotransmitter is acetylcholine, and major inhibitor is GABA, and the mixed noradrenaline and adrenaline. This is the acetylcholine. लिख लेंगे अभी तो. Acetylcholine. This is nitric NO, nitric oxide, not nursing officer. Nitric oxide. GABA is the gamma aminobutyric acid, glycine, dopamine, serotonin, as well as the noradrenaline and adrenaline. So this is the end of this neurotransmitter. Now we have a very important topic. Okay. Action potential किस किस को आता है, कैसे इंपल्स जाती है, कैसे क्या होता है, आता है सबको. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, नहीं पता. So in the next 1 hour I will give you the clear concept about these all terms and this very important membrane potential जो है उसको पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, और ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा. लाइक मेनी ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म इसी पे वर्क करता है, और उसके साथ में हम आगे जो डिजीज पढ़ेंगे वहां भी ये हेल्प करेगा हमारी. तो स्टार्ट करें. लिख लिया तीनों टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर, लिख लिए. नेक्स्ट. यस, आई थिंक वो लास्ट क्लास में हमने वो लिखे थे, आपको याद होगा, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. सो मैं वही याद कर रहा था वहीं से. हाँ अभी तो पढ़ाया था, कल ही तो पढ़ाया था ब्लड की लास्ट क्लास में पढ़ाया था, और वहां पे आया था कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल नहीं होता है, सिस्टाइन नहीं होता है, इट्स ए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. सो वो भी आया था क्वेश्चन. चलो लिख लिया. नेक्स्ट. मेम्ब्रेन पोटेंशियल. मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन है उसकी बात कर रहे हैं. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन. वी फोकस्ड हियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं आएगा बाद में, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ यही रहे सारे फोकस करके. और ये बनाना नहीं है, ये आपने पहले बना रखा है. सो दिस इज अ न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन. देयर इज अ चार्ज ऑन एवरी सेल which is known as membrane potential charges of the cell, and every cell has their charges. Different cell has different charges. We are discussing about the neuronal cell, so we will write the charges on the neuronal cell like -70. This is the millivolt, microvolt, millivolt, MOV, millivolt per. So ये important नहीं है हमारे लिए ये ध्यान रखना, millivolt नहीं रखना है. -70. So my first question is why, what is this -70 और what is membrane potential? क्या इसका मीनिंग आपने सुना होगा बहुत बार पहले. क्या होता है इसका मीनिंग, अगर ये हमें पता है तो हम आगे कुछ समझ पाएंगे.
How this charge is calculated? Like a neural cell is having -70, a skeletal cell is having -90. So what formula is used to calculate these charges? We'll give a shock to the cell and see कब ये yes नहीं पता yes or no time नहीं, we don't have it. So समझ ले फिर. So this membrane potential or this charge जो हम बात कर रहे हैं, this is the charge difference. This is the charge difference between intracellular and extracellular compartment. Charges difference between intracellular and extracellular. Like in this cell, टोटल वट एवर जो भी है इसमें सोडियम पोटेशियम जो भी इलेक्ट्रोलाइट सारे उनको आप टोटल कर लो और उसके बाद बाहर वालों को भी क्या करो देख लो, जो ज्यादा होगा उसको हम वहां पे पुट कर देंगे. सो दिस इज द सिंपल वे. लाइक आपने टोटल किया, अंदर आया आपका 150 और बाहर आया आपका 220. तो ज्यादा किसका है? अंदर सेल का चार्ज कम है, इसका चार्जेस क्या है? कम है. और इसमें ये भी आपको देखना पड़ेगा आगे जाके कि कौन सा वाला ज्यादा कौन सा वाला कम. आप पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ोगे, फिर माइनस माइनस वालों को जोड़ोगे, फिर डिफरेंस देखोगे. लाइक सोडियम 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 पोटेशियम पोटेशियम सब प्लस जोड़ दिया, फिर क्लोराइड और जो बाइकार्बोनेट को जोड़ दिया, डिफरेंस देखा कितना आ रहा है. वो माइनस में बचेगा तो माइनस लगा देंगे, प्लस में बचेगा तो प्लस लगा देंगे. सो चार्जेस डिफरेंसेस है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल. द नेक्स्ट थिंग इज every cell which is this is the intracellular compartment and this is the extracellular. So every cell intracellularly having an electrolyte in abundant number, and that electrolyte is which one? Potassium. Highest amount of potassium in our body present in intracellular compartment. What is the normal level of intracellular potassium in our body? 3.5 to 5.1. That is completely wrong answer. If examiner asks this question, be serious, read the question carefully. ये गलत होता है बस. Intracellular means cell के अंदर, and 3.5 to 5.1 is the extracellular potassium. It's not an intracellular potassium. Remember that it is not a extracellular, it is an intracellular. क्वेश्चन क्या था? इंट्रासेलुलर का था. और 3.5 कौन सा है? ब्लड से देख रहे हो आप, ब्लड क्या है? Extracellular compartment hai. We are asking about inside the cell. So inside the cell, amount of the potassium is normally. So whatever amount of sodium present outside in the blood or in extracellular compartment, the same amount of potassium present inside the cell. So 135 to 145 milliequivalent per liter. That is the amount of potassium which present inside the cell. It is not outside the cell. It is inside the cell. Same thing potassium के same हम सोडियम की बात करें अंदर, तो अंदर बहुत कम सोडियम होता है. Only 3 to 5 or 6 milliequivalent per liter is a per dl MEQ per liter, हाँ, जो आपका सोडियम प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर. तो याद रहेगा. यस. नाउ माय क्वेश्चन इज when cell is having high amount of potassium and still charges is in minus. माइनस कैसे निकाला? पहले वो निकाल के देखें एक बार हम, या पहले आप ये बताओगे तभी तो मैं बता दूंगा, तो फिर पता नहीं चलेगा. सो दिस इज द पोटेशियम. और भी बहुत सारे चार्जेस होंगे. मोस्ट जो होता है वो कौन सा होता है? पोटेशियम होता है. पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस होता है, बट स्टिल द सेल इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. व्हाई? Why cell is having negative charge? The meaning of this -70 is if we calculate the positive charges, अंदर वाले positive charge को calculate किया, वो आए आपके कितने? 220. और फिर आपने अंदर वाले negative charge को calculate किया और वो आए आपके 290. ये कौन से वाले? प्लस वाले, ये वाले माइनस वाले. अब आप इनको क्या करो? माइनस करो. कितना आएगा डिफरेंस? 0 7 0. और ये कौन सा ज्यादा है? माइनस वाला. दिया क्या लगा दोगे? माइनस. सो दिस इज -70. ये दिस इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, टोटल करो, माइनस कर दो. दैट इज नोन एज membrane potential. But my question is, when cell is having highest amount of potassium inside the cell, then why it is negative in charge? I will give an example. Like you have multiple fruits. आपके पास क्या? multiple fruits है. The abundant number of fruits in your basket is grapes. So this first one is for grapes, G for grapes, and the number of grapes is 200. Number of grapes is 200, and this grapes is having positive charge. The next thing, other fruits हम बात करें, like you have the other fruits are like छोटे छोटे और क्या है? बनाना is available. बहुत सारे चाहिए, इतने सारे बकेट में आएंगे नहीं. Whatever, orange कर देते हैं. Orange. In your basket, you also having orange, but this orange is having negative charge, and the number of this orange is 150. Other, okay, lemon, nimbu. Lemon is also sour and it also having negative charge, and the number of lemon is 100. The next is you having banana, and number of banana is having positive charge. It is having high amount of potassium, and it is in number is 10. Now, if I will ask you which of the following fruits is having highest number in the fruits, सबसे ज्यादा कौन है? Name of the fruits. Name of the fruits is grapes, and grapes is in most abundant number, and it is having positive charge. If I will ask you what is the charges difference between these all fruits, so you will calculate positive first. Positive कितने हैं? 200 and
10, total is 210. This is in positive. And again calculate the negative. Negative are 150 plus 100, and these are 250. So what is charges difference? Minus 40. So we know that in this basket the abundant number is grapes, but still basket is having a negative charge. Why? Because other जो fruits इनके ऊपर negative charge है वो कम quantity में, small quantity में है, पर वो सब मिलके ज्यादा हो गए. पे कम थे, इधर भी 150 था, इससे तो कम ही है 150, तो इधर 100 था वो भी इससे कम है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद वो उससे क्या हो गए ज्यादा. सेम थिंग यहाँ पे होगा. व्हेन वी कैलकुलेट द पोटेशियम एंड सोडियम इनसाइड द सेल, एंड व्हेन वी कैलकुलेट द क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, देन द चार्जेस जो डिफरेंस आएगा वो पोटेशियम और सोडियम को मिलाने के बाद और क्लोराइड और बाइकार्बोनेट मिलाने के बाद माइनस वाला ज्यादा होगा, लेकिन हाईएस्ट नंबर किसका रहेगा? पोटेशियम का. क्लियर? तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया. क्लियर? व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल? इट इज द चार्ज, इट इज इंट्रासेलुलर चार्ज. अगर आपको डेफिनेशन आई थिंक इसमें लिखा होगा, नहीं लिखा तो मैं लिखा दूंगा. इसमें नहीं लिखा तो आप लिख देंगे. मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द इंट्रासेलुलर, आईसी मतलब इंट्रासेलुलर चार्जेस difference, intracellular charges difference, that is known as membrane potential. In neuronal cell it is always minus 70. This is for neuronal cell. Now ये तो हो गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेल के ऊपर क्या चार्ज है उसके बारे में. अब अगला जो पॉइंट आता है लाइक माय न्यूरॉन, दिस न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट. अभी सोया हुआ, ये मेरा न्यूरॉन निकाल दिया आपने, और ये क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है. इट इज अ स्लीपिंग स्टेट, इट इज नॉट वर्किंग, इट इज resting in stage. When the neuron is in resting stage and you are checking the charges of the membrane, रेस्ट कर रहा है, सो रहा है, और आपने इसका क्या किया? चार्ज चेक किया. When you are checking the charge of this neuron on the membrane of this neuron, the always charge is minus 70. In resting stage, the charge on the neuron is always minus 70, and that's why this charge is also known as resting membrane potential. What is resting membrane potential? When a neuronal cell is not functioning, when a neuronal cell is in resting stage, at that time whatever charge is present on the membrane of the neuron is known as resting membrane potential. Clear है? जब सेल काम नहीं कर रही है उस टाइम आप उसका चार्ज देख रहे हो, तो उस पे जो चार्ज आएगा वही क्या है? उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. एंड ये न्यूरॉन में कितना रहता है? माइनस 70. सो द फर्स्ट जो आपका पॉइंट आपको लिखना है, द फर्स्ट थिंग जो आपको लिखनी है, आरएमपी, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सो व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? Resting membrane potential is the charges difference which is present on a neuronal cell when cell is in resting state or sleeping state. So ये लिखा हुआ यहाँ पे, the potential difference or charge difference existing across the cell membrane of a resting state is called resting membrane potential, RMP. लिख लिया? लिख लिया? समझ में आ गया? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. यस, क्या रहता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? न्यूरोनल सेल में, न्यूरोनल सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? minus 70. This is normal. It is not abnormal. It is in minus. It is abnormal. It is normal. Minus 70 is the normal resting membrane potential of the neuronal cell. It is not an abnormal. अगर ये minus 70 से minus 50, minus 30 या minus 90, minus 100 होगा तो वो abnormal है. जैसे normal हम पढ़ते हैं सोडियम में 135 to 145. If it is less than 135 or minus 70 is a normal. If it is less than minus 70 or if it is more than 70 then it is abnormal. लिख लिए? वो करें? Next. The next one, that is action potential. Very good. Here we have few concepts which you have to clear. First I will give you example on my body. So मैं रेस्ट कर रहा हूँ, न्यूरॉन भी रेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एंड सडनली आपने क्या किया? पिन से इधर प्रिक किया. You just put a pin here. यहाँ पे पिन ऐसे चुभो दिया आपने, प्रिक कर दिया. After putting the pin, प्रिक होगा तो उससे क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा? होगा? पेन होगा, ब्लीडिंग हो सकती है. So when we prick this finger, then the neuron which is present here will be activated. Previously they are in resting stage. After pricking with the pin, the neuron will be in a active mode. They will be in action mode and they will send a message to king. राजा के पास मैसेज आएगा. Then the king will give you order to the other type of neuron which is motor neuron. They will send a message to this other hand, to the motor neuron of the other hand, and this hand will go to this finger and out कर देगा. यही करेगा. अभी क्या करेगा? जस्ट पिंच ऑफ कर देगा, इसको पकड़ लिया, बाहर निकाल दिया. सो ये जो एक्टिविटी थी ये कौन सी थी? मोटर एक्टिविटी थी. पहले सेंसरी इनपुट मिला और उसी के अकॉर्डिंग क्या मिला? वापस सेंसरी, एंड वापस फिर किसमें आ गया? रेस्टिंग स्टेज में. सो ये हमें समझना है कि रेस्टिंग स्टेज से न्यूरॉन एक्शन स्टेज में पहुंचा कैसे, कितना चार्जेस होगा, क्या डिफरेंस जो आएगा वो हमें यहाँ पे इसके अंदर समझना है. तो बात करें इसकी एक्शन पोटेंशियल की. सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द चार्ज. ये क्या है? ऊपर की तरफ जो जा रहा है क्या है? चार्ज. जैसे कल भी एक ग्राफ आया था,
ऐसे ग्राफ था ऊपर की तरफ जा रहा है. When graph is always going in upper side, that is positive, and it is a perfect positive. Sometimes the graph is going like this. It is also positive but not perfect positive. It is also positive but not a perfect positive. Perfect positive is always like going like this. This is a perfect positive, and when it is going like this is perfect negative. तो ये थोड़ी बहुत छोटी चीजें जो आप रिसर्च में समझ, सर आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे वैसे. चलो आगे हम बात करते हैं हमारे ग्राफ की. दिस इज ए चार्ज एंड हियर वी हैव द टाइम. हियर वी हैव टाइम. दिस इज द बेस लाइन. यहां से हम स्टार्ट करते हैं. हियर वी हैव द जीरो. दिस इज द जीरो. दिस लाइन इज जीरो. Okay, not from zero, we will start from 70. This is minus 70. यहाँ पे कौन सा चार्ज है? Minus 70. We have normal charge is minus 70, so we'll start from minus 70. And below this, it is here minus 90, or below we going that minus 110, or below हम जाएंगे तो like 150, और नीचे जाएंगे तो और ज़्यादा negative होगा. And above this we have the positive. Slowly, slowly it is going toward the positive, like minus 55. Then it will reach to minus 20 or minus 10, and then 0, then plus 10, plus 20, plus 30 ऊपर की तरफ move करेगा. So at the resting stage, cell will always at this level. Cell कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी. ये क्या है? Resting stage. न्यूरॉन का रेस्ट है, और इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. नेक्स्ट, लाइक मैंने अभी बोला था कि यू नीड न्यूरोट्रांसमीटर टू स्टिमुलेट द जी प्रोटीन, एंड देन जी प्रोटीन स्टिमुलेट द रिसेप्टर. सेम लाइक इन दिस neuron, when neuron is at minus 70, it is not working. To start functioning of this neuron, you need to stimulate then, and the neuron charge should reach up to minus 55. जैसे स्कूटी चलाते हो आप या कार गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें होता है सेल्फ स्टार्ट. सेल्फ स्टार्ट करने के लिए पहले थोड़ा क्या देना पड़ता है? वो दबाने से क्या मिलता है? जब आप स्कूटी को दबाते हो या कार को ऐसे घुमाते चल जाती है, क्या देते हो? टू स्टार्ट द इंजन यू आर जस्ट गिविंग जो थोड़ा सा आपको उसको मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं. जो आपका जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा हुआ है अंदर, एक मोटर लगी हुई इलेक्ट्रिक, वो थोड़ा उसको घुमाती है और उससे इंजन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है. जब तक वो थोड़ा सा घुमाएंगे नहीं तब तक वो स्टार्ट, लाइक पुराने टाइम में इंजन होते थे उनको ऐसे हाथ से घुमाते थे, फिर उसको हटा के चल जाता था, स्टार्ट हो जाता था. सेम अभी हमने क्या कर दिया, जैसे किक किक भी क्या करती है, उसको थोड़ा घुमाती है, फिर वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है. सेम न्यूरॉन को भी अभी सो रहा है, इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा? थोड़ा सेल्फ लगाना पड़ेगा, तब ये क्या होगा? स्टार्ट होगा. सो वो सेल्फ के अंदर जितना करंट होता है उतना करंट इसको भी चाहिए होगा. करंट देना पड़ेगा, थोड़ा इसको मोशन देना पड़ेगा. When charge is minus 70, it is not working. But when the charge reach to minus 55, the neuron will start working. यहाँ पे neuron किसमें आ जाएगा? Working state में आ जाएगा. So at the charge of minus 55, the neuron will start working, and at this level, the action charge, the membrane potential is known as action potential. जहाँ पे न्यूरॉन रेस्ट कर रहा था वो कौन सा था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. बट व्हेन चार्ज रीच टू minus 55 and neuron start working or in action mode, this is known as action potential. And slowly slowly it will not in a same manner, it will be slowly increase. जैसे सोडियम अंदर जाएंगे वैसे चार्ज भी बढ़ता जाएगा, and then slowly slowly it will come back. So ये यहाँ minus 55 से ऊपर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आने तक ये पूरा चार्ज क्या होगा? Action potential. This charge is known as action potential. So what is action potential in simple word? When a neuronal cell is in working state, when a neuronal stage is in working stage, and at that time you are checking the charge of that neuron, whatever charges difference present on the neuronal membrane is known as action potential. Clear है? Minus 70 क्या है? Resting membrane potential. And from minus 55 to again reaching to the minus 55. Minus 55 से पहले minus 20, minus 10, then 0, plus 10, plus 20, and then ये वापस थोड़ी नीचे आएगा और minus 55 तक reach होगा. ये सारा जो differences था वो क्या है? Action potential charges of that neuron. In between these two, इन दोनों के बीच में resting membrane potential और action membrane potential के बीच में एक gap है. दिखा है कुछ? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है. So what is this? ये चार्ज जो यहाँ से कितना गया? 70 से 55 कितना डिफरेंस है? 15. कितने प्लस वाले चाहिए आपको? 15 प्लस चाहिए, तभी तो minus 70 से minus 55 रीच होगा. So this charge is, okay, I will give you an example. Like अभी हमारे पास बैटरी था वो, हाँ देखो भाई, एक फेंको मेरी तरफ, जस्ट, हाँ एक, हाँ फेंक दो, उधर से फेंक दो, अरे फेंक दो, बहुत खेला मैंने. So this is a बैटरी, इसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, होता नहीं होता है? And two pole है इसमें, one is plus and second one is negative pole होते हैं. If I touch both pole, मैं दोनों को पकड़ लूं, शॉक लगेगा? लगा? नहीं लगा. We have a battery in your scooty or in your bike. If you touch both wire, क्या होगा? Still you not get any shock because the battery is very small. It's 12 volt voltage battery only, and it will not give you shock. If I open the two wire of this pen and give you touch करो, I will not touch them. आपको बोलता हूँ पकड़ो, क्या होगा? शॉक लगेगा? Why? इसमें भी करंट है, उसमें बैटरी में भी करंट है, इधर भी करंट है, लेकिन this wire is giving you shock but that wire is not giving you shock. Why? हाई वोल्टेज लो वोल्टेज तो है, पर आपकी बॉडी में ऐसा क्या है जो इसको पता चल गया कि ये हाई वोल्ट है, ये लो वोल्ट है? ओके, एक और एग्जांपल. इन योर हाउस टू टाइप्स ऑफ किड्स और चाइल्ड आर देयर. ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं बच्चे, एक भाई और एक बहन होता है, दोनों थोड़े थोड़े बड़े हो गए, इतने बड़े.
आप देखेंगे लाइक दोनों बहुत रिजिड है, काम नहीं कर रहे, मम्मी ने बोला काम करो, नहीं कर रहे दोनों ही, ठान के नहीं करेंगे। पापा आ गए और पापा को बोला तुरंत मम्मी ने कि ये काम नहीं कर रहे आज। फिर पापा ने पहले डॉक्टर की तरफ ऐसे आंख दिखाई और वो तुरंत उठ के स्टार्ट, और फिर वही आंख किसको दिखाई, बेटे को, बेटे से करिए नहीं करूंगा। पापा को आया गुस्सा, पापा ने दो थप्पड़ मारी और वो तुरंत क्या हो गया, स्टार्ट। सो आप देखेंगे वहां पे कि दोनों के अंदर चार्जेस का डिफरेंस है। एक के अंदर तो सिर्फ विजन इज इनफ टू स्टार्ट द वर्क, एंड दूसरे के अंदर क्या हो रहा है, देखने से काम बढ़ नहीं रहा है, उसको फिर क्या करना पड़ रहा है, वेदना वो लाखों के भूत बातों वाली बात आ रही है। सो वो करना पड़ा, तब जाके वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। दिस इज नॉन एज योर थ्रेशोल्ड पावर। आपके अंदर, इसको हिंदी में बोलते हैं सहन क्षमता। और किसी को 10 डंडे मारे तो भी आने तो 11 कोई कुछ नहीं कहता है। और कुछ होते हैं एक मारने के बाद ही बोलते कल से पढ़ के आऊंगा, अब नहीं होता है। होते हैं कुछ डीट ऐसे होते हैं, उनको कितना ही पीटो वो स्कूल में कभी नहीं करेंगे। उनका होमवर्क, मैडम आते पूछे होमवर्क हो गया सबका, वो एक पहले खड़ा हो जाएगा, नहीं हुआ मैडम। होता है वो पहले क्या है, हाँ मैडम मैं तो जाऊंगा, पीट दो, आपको पीट नहीं है, मेरा काम यही है। क्यों? बिकॉज उनको इतनी मार पड़ी है कि वो उसमें रेजिस्टेंस आ गया। वो आते ही हाँ लो मैडम, हाँ सर मैंने नहीं किया, बस क्या करना है, आपको मारना है मार लो, मैं तो नहीं करूंगा। उनका थ्रेशोल्ड पावर क्या है, बहुत ज्यादा है। दे हैव हाई थ्रेशोल्ड पावर। सेम थिंग इन इलेक्ट्रिक करंट ऑन आवर बॉडी। जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर भी एक थ्रेशोल्ड पावर होता है, सहन क्षमता होती है कि इफ यू गिविंग 1 वोल्टेज करंट, सेल बोलेगी ये तो कम है, आने दो, आई एम एबल टू टॉलरेट दिस। आपने 2 दिया कुछ नहीं होगा, 10 दिया कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको 50 कर देंगे, देन सेल बोलेगी हाँ नहीं, इससे ज्यादा मेरे से नहीं, पावर ये मेरे से आउट ऑफ रेंज में। सो दिस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। सो न्यूरॉन में क्या होता है देखिए आप यहाँ पे, when a neuron at the minus 70, it is at the resting membrane potential. When a neuron is at action potential, it will be minus 55. So from the resting membrane potential to action potential, whatever charges you required, that charge is known as action potential, threshold potential. For the in simple word, when you required an action from a neuron, आप किसी neuron से काम करवाना है, so you take this neuron from resting membrane potential to action potential, but it requires few charges. So कितना चार्ज चाहिए उसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। एंड इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आपने अगर कभी बात किया तो एनास्थीसिया सुना है। Why in a case of anesthesia person is not responding, or why person is in always sleep state? In case of anesthesia, your body is not able to take the resting membrane potential to the action membrane potential. We will create a huge gap between resting membrane potential and action potential. हम क्या करते हैं, when we are giving anesthetic drug, this resting membrane potential normally minus 70, that will be taken to more than 150 or more than minus 200. And your body is not have an ability to give that much amount of sodium. minus 200 से minus 55 यानी 145 सोडियम चाहिए आपको पॉजिटिव बनाने के लिए, उसको minus 55 पे लाने के लिए। और इतना पोटेशियम सेल सोडियम नहीं दे सकते, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जा नहीं सकता है, इसलिए इस पर्सन कभी उठता ही नहीं, वो सोया रहता है। जैसे जैसे वो इफेक्ट कम होगा, वापस ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ेगा और फिर पर्सन के अंदर कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो जाएगी। यस क्लियर है? तो तीनों चार्जेस क्लियर हो गए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज minus 70, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट एट minus 55, इट इज द स्टार्टिंग चार्जेस। देन ऊपर जाएगा तो अलग अलग आएगा, ये एक्शन पोटेंशियल आपको अलग अलग मिलेगा। स्टार्टिंग कहां से होता है, minus 55, एंड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज दैट इज प्लस 15। 15 चाहिए आपको minus 70 से minus 55 पे रीच करने के लिए। क्लियर है ये? इन दिस प्रोसेस टू थिंग्स विल हैपन जो आपको याद रखनी है। अगेन दिस इज अ ग्राफ। सो ये जो ग्राफ बन रहा है, दिस इज एक्शन पोटेंशियल जो ग्राफ बना, ये क्या है पूरा आपका एक्शन पोटेंशियल है। दिस इज टुवर्ड पॉजिटिव साइड minus 72 प्लस 20, इसके बीच माइनस, देन अलग जीरो हो जाएगा प्लस 20, एंड इधर नीचे माइनस नेगेटिव में जाएगा। सो इसको माइनस से प्लस में ले जाने के लिए आपको क्या देना होगा, माइनस से किसी को प्लस करना है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 70,000 रुपीज जो मेरे से कोई मांगता है, अब मुझे कोई जीरो पे लाना है, लेस करना है, तो कैसे पॉसिबल है भाई, मेरे पास कोई मांगता है, मैं माइनस में हूं, आप लोग क्या करो 70,000 दे दो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मैं उसको दे दूंगा जीरो। ले नहीं रहा, डोंट वरी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इन दैट सिचुएशन देयर इज अ नेगेटिव minus 70, minus 70 है तो इसको प्लस वाले 70 देंगे तब क्या हो जाएगा, जीरो। सो इसके अंदर क्या भेजना पड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट सेंड करने पड़ेंगे। और पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में, सोडियम। पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, सोडियम। देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, हाईएस्ट अमाउंट इज सोडियम। सोडियम अमाउंट हाईएस्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। सो व्हेन दिस एक्शन पोटेंशियल स्टार्टेड, सेल विल रिसीव सोडियम आयन इन, सोडियम आयन कहां जाएगा, इन होगा, सेल के अंदर जाएगा। एंड व्हेन सेल इज रिसीविंग सोडियम आयन, द चार्ज विल गोइंग टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज प्लस 20। तो यहाँ पे सेल का जो नॉर्मल चार्ज था minus 70, वो minus 70 सेल ने अपना चार्ज लूज कर दिया, या अभी भी उसने गेन पकड़ा हुआ है कि यही रहेगा मेरा, सेल का चार्ज चला गया, भले ही उसके पास minus 70 था पर वो अपना नॉर्मल तो था। अब minus 70 से किधर चला गया, प्लस 20 की तरफ, तो वो सेल किसमें चलेगी, नॉर्मल या abnormal, abnormal. So when a cell is losing their actual charges, what is the actual charges of neuron, minus 70. So when a cell is losing their actual charges, that process is known as depolarization. When a cell is losing their actual charges, that process is known as depolarization. D मतलब देना, polarize मतलब जो उसका रियल जो चार्ज था उसको उसने खत्म कर दिया, लूज कर दिया, that is known as depolarization. And in the next process, when it reaches to plus 20 here, after plus 20 it is going downside, this is plus 10,
then it will be 0, then minus 20, then minus 55, and then again minus 70. So in this situation, the cell is gaining or losing the charges, actual charge. Here the cell is losing the actual charge. Here the cell is gaining the actual charge. वापस अपना actual charge minus 70 gain कर रही है. So the next thing is when a cell gain their actual charges, that is known as repolarization. That is known as repolarization. So what is a depolarization? When cell lose the actual charges, what is repolarization? When cell gain the actual charge, repolarize, वापस चार्ज करना होता है. मोबाइल की डिस्चार्ज हो गया, अब आप करंट लगाते हो, वो क्या कर रहे हो आप? रिपोलराइज कर रहे हो. आप जो यूज कर रहे हो क्या हो रहा है? सेल का मोबाइल का बैटरी का चार्ज डिपोलराइज कर रहे हो आप. जब हम यूज करते तो डिपोलराइज और चार्ज करते तो रिपोलराइज. क्वेश्चन एग्जाम में आता है, which of the following ion is responsible for depolarization? कौन कर रहा है डिपोलराइज? तो सोडियम आयन. एंड which is responsible for repolarization? Repolarization. So that is potassium ion in. Potassium ion out, sorry, not in. आयन बाहर जाएगा तभी क्या होगा? सो रिपोलराइजेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पोटेशियम. एंड डिपोलराइजेशन के लिए सोडियम. क्लियर ये सारा? तो लिख लो चलो. एक्शन पोटेंशियल इज द डिफरेंस in potential which develop when the cell is active is called action potential. Cell resting stage में जो difference आ रहा है उसको बोलेंगे resting membrane potential. Active stage में जब है और वहां पे जो difference जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? Action potential. देख लिया? So depolarization and when cell is gaining their actual charges is known as hyperpolarization. Hyperpolarization means normal charge of cell is minus 70, and when cell is going in minus 80, minus 90, minus 100 means it is polarized but more than normal. Cell is polarized but more than normal. This condition is known as hyperpolarization. So excessive losing of potassium ion sometimes lead to hyperpolarization. नॉर्मल पे पहुंचने के बाद भी पोटेशियम बाहर जा रहा है तो फिर कहां जाएगी वो और ज्यादा माइनस में. उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर. अगली स्लाइड पे बना हुआ है पूरा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे. दिस इज द ग्राफ. हाँ, सो दिस इज द minus 70. इट इज नॉन एज रेस्टिंग स्टेज. minus 55 पे पहुंचा तो ये जो डिफरेंस था इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड. यहाँ से स्टिमुलेशन दिया था आपने और ये ऊपर गया. ऊपर जाने के बाद ये क्या प्रोसेस था? डिपोलराइजेशन. और यहाँ पे क्या हुआ? सोडियम आयन इन. देन यहाँ से वापस नीचे की तरफ गया, इसको हमने क्या बोला? रिपोलराइजेशन. इट्स में कौन हुआ? पोटेशियम आयन आउट. और ये नॉर्मल minus 70 था यहाँ पे और यहाँ से कहा गया? नीचे की तरफ. इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर पोलराइजेशन. सो यहाँ पे जो डिफरेंस आप लिखनी है, एक तो लिखे डिपोलराइजेशन की और एक लिखे रिपोलराइजेशन की. लिख ले, आपको याद रखने में इजी रहेगा बाद में. बाकी ये ग्राफ बना ले. ये जो सर ने पढ़ाया, अली सर ने, और उसके साथ में ब्लड, जो भी टॉपिक जो हमने बताए, जो भी एमसीक्यूज हैं आपके पास, वो लिख लिया. रेस्पॉन्सिबल gaining the actual charges, responsible charge ion is potassium ion moving out from the cell. So how this sodium ion and potassium ion moving in or out will discuss. बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है. मैं दो न्यूरॉन सिनेप्स बना के आपको दिखाता हूं कैसे ये इम्पल्स ट्रांसमिशन होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं सिनेप्स के साथ में. बनाए सिनेप्स, ये लिख बना लिया. सिनेप्स अभी बनाया था. सिनेप्स अभी किसी को बनाना नहीं है, वापस डबल डबल नहीं करना है, समझना है बस. सो दिस इज द सिनेप्स, दिस इज द प्री सिनेप्स. मैं इसको इस तरह से बना रहा हूं. इट इज नॉट गुड. So this is the presynaptic neuron and here we have the postsynaptic neuron. यहाँ पे क्या होंगे आपके? Neurotransmitters. Very good. Now understand the pathophysiology of the nerve impulse transmission, how the impulse is transmitted from one neuron to another neuron. On the postsynaptic membrane, here we have the receptors which is controlled by these neurotransmitter. This is the intracellular compartment. This is also intracellular. This is intracellular. This is intracellular. Here high amount is potassium and this is extracellular compartment. Here high amount is sodium. Now, okay, this would be in the synapse form. Here we have a special type of channel and these channels are known as calcium channel. On the presynaptic neuron there is specific channel which is known as calcium channel. When this neuron is stimulated, like मैंने example दिया था, आपने pin prick किया. When you prick a pin to a person, the nearest neuron, like this is the nearest neuron which is present here, this neuron will be stimulated by pricking with pin. So when pin is pricked here, यहाँ पे आप जब इसको pin को prick करेंगे, this calcium channel will open. Automatically pin लगते ही क्या होगा? calcium channel open हो जाएगा. So firstly this calcium channel will open. When this calcium channel is open, there will
give you inside the cell which ion? भाई कैल्शियम चैनल से कौन अंदर आएगा? कैल्शियम ही आएगा. जब कैल्शियम चैनल ओपन हो तो कैल्शियम ही अंदर आएगा. This calcium which is moving inside the cell will reach to these synaptic buttons. कहाँ पहुंच गया कैल्शियम? Synaptic buttons. These synaptic buttons are totally or completely dependent on the calcium. The synaptic buttons will release the neurotransmitter but totally depend on. होता है बहुत की मैं ये काम करूंगा पर कौन कहेगा तब? मेरे पापा कहेंगे तभी करूंगा, बाकी नहीं कर सकता. बाकी कोई आ जाए मैं नहीं करूंगा. होता है बहुत सारे ऐसे. सो ऐसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे. ये बोल रहे कि हम न्यूरोट्रांसमीटर दे देंगे बट कब? जब हमें कैल्शियम बोलेगा तब. बाकी नहीं देंगे. बाकी किसी को लो, कोई भी माई का लाली आ जाओ, हम नहीं देंगे. कौन देंगे आएगा तब? कैल्शियम. सो कैल्शियम आ गया. When this calcium reaches to this neurotransmitter or the synaptic button, they will totally depend on calcium. So sometime exam में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि neurotransmitter, the synaptic buttons or terminal buttons are dependent on which ion? They are totally dependent on calcium ion. So this calcium stimulate them and they will produce or release a neurotransmitter in the synaptic cleft. Cleft है ये. तो यहाँ पे कौन आ गया? Neurotransmitter. Now understand one more thing. The neurotransmitter like a key. Neurotransmitter किसकी तरह है? Key है, चाबी है. And the receptors are like a lock. ये क्या है? लॉक है, बंद है, लॉक लगा के ताकि खुले नहीं, यहाँ से कोई भी अंदर नहीं जा सके. एंड ये क्या है? कीज है. और की को हमने यहाँ बंद कर दिया. और की कौन देगा? जब कैल्शियम आएगा. तिजोरी की चाबी जब मम्मी आएगी तभी मिलेगी. बाकी कोई आ जाओ कहीं है ही नहीं, कहाँ मिलेगी? वैसा यहाँ पे कि कैल्शियम आएगा, कौन क्या देगा? ये कीज देगा. सो द न्यूरोट्रांसमीटर और व्हिच वी आर अज्यूमिंग दैट दीस आर द की, दे विल, ये कहाँ लगेगी? लॉक के ऊपर लगा दिया आपने. एंड व्हेन दिस की आर अप्लाइड ऑन द लॉक विल ओपन एंड गेट क्या हो जाएगा? ओपन. सो दिस रिसेप्टर्स और दिस चैनल्स आर ओपन. व्हेन दिस चैनल आर ओपन, which ion is highest in the extracellular compartment? Sodium. So sodium will move inside the cell. So sodium will start moving inside the cell. And when the amount of sodium which is moving inside the cell is 15, 15 पहुंच गया अंदर, तो क्या हो गया? सेल रेस्टिंग चार्ज से एक्शन मोड में आ गई. एंड इट विल गोइंग इनसाइड अगेन. जब तक ये चैनल ओपन रहेंगे तब तक चार्ज कहां जाएगा? सोडियम अंदर जाएगा. सो मूविंग ऑफ दिस सोडियम ion inside this cell, this process is known as depolarization. Cell is losing the charges. At extreme level, when the charges of the cell reach up to plus 20 or plus 40, these sodium channel are blocked. Now the cell is fully loaded with positive charges. High amount of potassium is already inside the cell previous palace, and as well as sodium ion is also present inside the cell. And cell does not like positive charges. Cell always like to negative, minus 70. The required neuron cell always required minus 70 for the resting stage. इसको रेस्ट करना है, उसको क्या चाहिए? minus 70. इस सेल के कंट्रोल में कौन सा आयन है? पोटेशियम है या सोडियम है? Which ion is controlled by the cell? Potassium is controlled by the cell because it is the component of cell. सोडियम तो बाहर से आया, वो तो अंदर बैठ गया. आपकी हिम्मत है तो हिला के दिखाओ मुझे. पर वो हिला किसको सकती है? पोटेशियम को. दोनों पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. तो बात बराबरी होगी. भाई तू बैठ, इसको निकाल देती हूँ, बराबरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम. सो सेल विल have here specific potassium channel which is known as leaky potassium channel. Leaky potassium channel. Leaky potassium channel का मतलब these channels are controlled by the cell, and whenever high amount of charges is present inside the cell, cell will open it and start leaking out the potassium. Potassium को बाहर लीक करना स्टार्ट करवा देगी. So यहाँ से बाहर कौन आएगा? Potassium will start moving out, and when potassium is moving out, this potential charges will be going down, and this is known as repolarization. So this is the process how the information is traveled from one neuron to another neuron, and how the sodium will moving in or the potassium will going out. Clear? आया कुछ समझ में? Very good. When we discuss about the diseases like myasthenia gravis or some other disease, it is very important, and when in drug classification में भी ये बहुत काम आएगा हमारे. तो हो गया clear? मूव करें आगे. Efflux, influx and efflux. So first, which ion is influx into the cell? Calcium ion. Because of when you stimulate the neuron by pricking or any other thing, when you are pricking or something, the neuron will stimulate it, and first stimulation lead to open the calcium channel and calcium move into the cell. Calcium dependent synaptic button will release the neurotransmitter or keys. The keys will open the lock, or neurotransmitter will open the these receptor or these lock will open, and high amount of sodium will move inside the cell. That is known as depolarization. When it reaches to the extreme level, cell will open the leaky channel and start moving out the potassium, which is known as repolarization. Clear here? Next topic, which is also very important, and that is the neuroglia. We discuss about the neuron incompletely. Next we have the neuroglia, which is the supporting cell of nervous system. Neuron जो है primary cell है, और neuroglia क्या है आपकी? Secondary supporting cell है. So we will discuss about this neuroglia in detail, the 6 type of neuroglia in next class tomorrow. Yes.